नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर अपना दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकारों के सामान्य अवधारणा और उसके संदर्भ में सामान्य चर्चा आपसे की थी। साथ में मैंने आपसे मूल अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 12 की भी चर्चा पहले वीडियो में किया था। अनुच्छेद 12 जो कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा को बताता है, इसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में किया था। आज मैं इस वीडियो में अनुच्छेद 13 की चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 13 जिसे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा जाता है। अर्थात अनुच्छेद 13 में यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सके। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति जिसके अंतर्गत वह किसी कानून को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करता है, उसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लेखित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। अब चर्चा हम करते हैं अनुच्छेद 13 की। दोस्तों, अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी होंगी जब संसद द्वारा बनाया गया कानून असंवैधानिक होगा, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जब संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि असंवैधानिक या शून्य घोषित की गई। आज मैं उसी अनुच्छेद 13 अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 13 का उल्लेख आपसे करूंगा। दोस्तों, अनुच्छेद 13 में 2 खंडों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 13(1) जहां संविधान पूर्व विधियों की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 13(2) संविधानेतर विधियों की बात करता है। अनुच्छेद 13(1) में यह उल्लेखित है, यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की ऐसी विधियां जो भाग 3 के प्रावधानों का अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, या यूं कहें मौलिक अधिकारों से असंगत थी, वैसी विधियां शून्य हो जाएंगी, ऐसा अनुच्छेद 13(1) कहता है। जबकि 13(2) में संविधानेतर विधियों की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संविधान के लागू होने के बाद संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के प्रावधानों से असंगत हो, अर्थात मौलिक अधिकारों से असंगत हो। अगर कोई विधि या कानून संसद द्वारा बनाया गया है और वह मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वह शून्य घोषित हो जाएगा, अर्थात उसे असंवैधानिक माना जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, और संविधानेतर विधियां अर्थात संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह कानून प्रारंभ से शून्य होगा। ये 2 फर्क है संविधान पूर्व विधियों और संविधानेतर विधियों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में तमाम ऐसे कानून बने जो हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो अभी भी भारत में प्रवृत्त हैं और वो ब्रिटिश जमाने के हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता। ये जो मैं 3 विधियां बता रहा हूं, आज भारतीय आपराधिक कानूनों की रीढ़ हैं। ये सभी विधियां ब्रिटिश जमाने की हैं और ये आज भी प्रवृत्त हैं, इसलिए क्योंकि इसमें लिखी गई बातें मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं है। अर्थात संविधान के पूर्व की वो विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत थी, वो शून्य हुई, अर्थात संविधान के लागू होने के बाद वो समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है।
और वो विधियां बाद में भी अनवरत जारी रहीं जो संविधान की भावनाओं के विपरीत नहीं थी, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, अर्थात भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी भी ब्रिटिश जमाने के कानून है, अभी भी लागू है। क्यों? क्योंकि ये संविधान की भावना के विपरीत नहीं है। दोस्तों, संविधान ने तर विधियों का संदर्भ जो कि 13(2) में दिया गया है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी वो प्रारंभ से शून्य होगी, अर्थात बनने के दिन से ही शून्य घोषित हो जाएंगी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको मैं बताता हूं। 99वां संविधान संशोधन जो किया गया, जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, अर्थात 99वां संविधान संशोधन जो अधिनियम बना था संसद द्वारा बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। प्रश्न है किस शक्ति के अंतर्गत? तो जवाब है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत, जो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि मूल अधिकारों से असंगत हर विधि को वह शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालयों को यह पावर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। दोस्तों, अनुच्छेद 13 में एक खंड और है जिसका वर्णन मैंने शुरू में तो नहीं किया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 13(3) एक ऐसा खंड है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 13 के प्रयोजनों के लिए विधि से तात्पर्य क्या है। अर्थात मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि अनुच्छेद 13(1) और 2 ऐसी विधियों का उल्लेख करता है जो भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों से असंगत होंगी तो वो शून्य होंगी। प्रश्न है विधि से तात्पर्य क्या है? यहां अनुच्छेद 13(1) और 2 में जो विधि शब्द प्रयोग है उसका तात्पर्य क्या है? इसका जवाब अनुच्छेद 13(3)(a) से हमें प्राप्त होता है। अनुच्छेद 13(3)(a) यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 13(1) और 2 के प्रयोजनों के लिए विधि से तात्पर्य क्या है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि विधि के अंतर्गत जो विषय आते हैं, या यूं कहें विधि के अंतर्गत जो आता है वो निम्नलिखित है। यहां विधि से तात्पर्य अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा से है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक शब्दावली प्रयोग है रूढ़ी या प्रथा, अर्थात सामाजिक तौर पे कोई ऐसी प्रथा अगर व्याप्त हो जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो तो वो भी विधि मानी जाएगी, और वैसी प्रथा या रूढ़ी को भी सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे प्रतिबंधित कर सकता है। अर्थात समाज में व्याप्त ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा जिससे किन्हीं लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो उसे भी विधि की परिभाषा में रखा गया है। तो हमने आपको अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 खंडों की चर्चा की, जिसमें 13(1) संविधान पूर्व विधियों की बात करता है, अर्थात जिसमें बताया गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत थी वो शून्य होंगी। फिर बात आती है 13(2) की, जिसमें संविधानेतर विधियों की बात की गई है, अर्थात संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां, अर्थात संविधान के लागू होने के बाद भारत में जितनी विधियां बनती हैं वो संसद बनाती है। तो संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत थी उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जाएगा। ये जो 2 पावर है, ये पावर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और एक और ध्यान देने वाली बात है अनुच्छेद 13(3).
और उसमें भी अनुच्छेद 13(3)(a) जिसमें ये बताया गया है कि विधि क्या है, यानी विधि से तात्पर्य क्या है, विधि किसे माना जाएगा। तो अनुच्छेद 13(3)(a) स्पष्ट करते हुए बताता है कि विधि से तात्पर्य किसी भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा से है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि रूढ़ि या प्रथा भी विधि मानी जाएगी जब वह मौलिक अधिकारों की अवहेलना करती हो। दोस्तों, यह है अनुच्छेद 13 का विस्तृत व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये परिचर्चा पसंद आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मेधाश्री एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें। इसके लिए मैं आपका सदैव शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।